अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, कल हमने फंक्शंस की वर्कशीट की थी, उसे पढ़ा हुआ हाँ, फंक्शंस किए थे ना हमने। यस सर। यस सर। ठीक है। ओके, अभी हम जो है आई थिंक हम शुरू करते हैं। ओके, मैं बताता हूँ। ओके, यहाँ लिख रहा है वैसे परसेंटेजेस ही रहा हूँ, बट इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ है। तो हम इसमें एक्चुअली 3-4 टॉपिक्स हैं जो हम करेंगे। जैसे इंटरेस्ट का टॉपिक है वो करेंगे, मनी एक्सचेंज है वो करेंगे, सिंपल परसेंटेजेस, रेशो। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं जो हम बेसिकली इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। और ये सारे इकट्ठे करने का रीज़न भी ये, क्योंकि इनके क्वेश्चंस भी जो है बहुत के साथ इंटरलिंक होके आते हैं। ठीक है। और P2 में स्पेशली जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है अक्सर, मोस्टली, हमेशा नहीं, बट मोस्टली जो होता है वो इन सारे टॉपिक से कंबाइन होकर एक क्वेश्चन जो है पेपर 2 का एक बनता है। ठीक है। अभी देखो स्क्रीन नजर आ गई कि नहीं आ रही? यस सर, नजर आ रही है। हाँ, ओके। अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहले हम शुरू कर लेते हैं। चलो, पहले एक्चुअली कन्वर्जन से शुरू करते हैं। जैसे आपको पता होगा, अब कुछ लोगों को पता होगा, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पढ़ते हैं, यूनिट कन्वर्जन जिसे हम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से पूछता हूँ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आई थिंक बता सकते हैं काफी सारे लोग। हाँ, 100। 1 मीटर में एग्जैक्टली 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब कुछ लोगों को याद रहता है, कुछ लोगों को नहीं रहता। कभी एक जीरो ज्यादा कम, कुछ इस तरह की बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इसको याद करने का एक आसान तरीका भी है। अब याद रखो, ये जो सेंटीमीटर मीटर जो होते हैं, ये लेंथ के यूनिट्स हैं। तो पहले तो हम कर लेते हैं कि इनके जो यूनिट्स हमें यूज करने पड़ते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे छोटा यूनिट होता है मिलीमीटर। मिलीमीटर से बड़ा यूनिट कौन सा होता है, यानी यूनिट कौन सा होता है मिलीमीटर के बाद? सेंटीमीटर। गुड, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के बाद नेक्स्ट यूनिट कौन सा होता मीटर। है? मीटर। और उससे नेक्स्ट यूनिट कौन सा होता है? किलोमीटर। एग्जैक्टली। तो ये 4 यूनिट से लेंथ रिलेटेड है, ये आपके सिलेबस का वैसे ही नहीं है, उन्हीं से हमें डील करना है। अब इससे हमें, अब ये अगर आप ऑर्डर से लिख लेते हो तो आपके लिए याद करना आसान है कि 1 मीटर में या 1 सेंटीमीटर में कितने नेक्स्ट वाले होते हैं। तो उसको याद करना उस सेंस में ईजी है। मैं बता दूँ तो कैसे। एक सेकेंड। ओके, अगर आपने छोटे यूनिट से, यानी फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टुवर्ड्स द लार्जर यूनिट, यानी मीटर मिलीमीटर से किलोमीटर की साइड पे जाना है, तो एक तो याद रखो आपको डिवाइड करना पड़ता है। अब वैल्यूज क्या लेते हैं? पहले पे आती है 10, नेक्स्ट पे आती है 100, और लास्ट वाले पे आती है 1000। तो अगर आप याद रखो तो ये याद करना इजी है, 10, 100, 1000। एक एक जीरो जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है। और सेम इसी तरह नीचे की साइड पे भी सेम होता है, बट अगर आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आते हो तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से पूछता हूँ बेटा कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, ओके वेट, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है, अब मीटर यहाँ है और मिलीमीटर यहाँ है। तो इसके दरम्यान में अगर आप नंबर ऑफ जीरो काउंट कर लो तो ये देखो नंबर ऑफ जीरो कितने बन रहे हैं यहाँ पे मीटर और मिलीमीटर के दरम्यान। 2 zeros। नहीं नहीं, 2 तो नहीं है। टोटल 1 0 कितने 1। जीरो है? 3 zeros। 3 जीरोस है यार, ये देखो, दो इसके हैं और एक जीरो इसका है, तो टोटल 3 जीरोस हैं। तो जब आप पूछा 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है, तो आप कहते हो 1000 मिलीमीटर। समझ आया कि नहीं आया? यस। ओके, और इसी तरह से अगर मैं किसी को एक्चुअली करते हैं वैल्यू कन्वर्ट करके देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास है 3285 मिलीमीटर। अब इसको अगर मैं कहता हूँ कि मैंने किलोमीटर में चेंज करना है, कि हाउ मेनी किलोमीटर इज दिस। ओके, तो पहले तो आपको ये देखना है कि अगर मिलीमीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है।
तो पहले तो ये बताओ, मिलीमीटर से किलोमीटर में जब तक डिवाइड करेंगे कि Divide. Divide. एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। अब मिलीमीटर ये और किलोमीटर ये, तो इसके दरम्यान में नंबर जीरो कितने आ रहे हैं? 6. 6, वेरी गुड। 6 जीरोस है, तो एक्चुअली आपने 32854 1 2 3 4 5 6 इससे डिवाइड कर देना। अच्छा, अब फ्रैक्शन से डेसिमल में जाना आता है, जब अगर नीचे 0 10 जिसमें हम डेसिमल को मूव करते हैं। अगर नहीं आता तो बता दो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक दफा। ओके, ये Sir, explain कर दे. मैं कर देता हूँ, चलो ये देखो। 328 में नीचे दोबारा लिखना, 3285 और यहाँ 1 2 3 4 5। ओके, 6 जीरोस है। ओके, अब देखो, डेसिमल बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे लगा होता है। अब जब आप डिवाइड करते हो तो आपका डेसिमल जाएगा पीछे की तरफ, बैकवर्ड्स। अब कितने स्टेप्स पीछे जाना चाहिए, नीचे जितने नंबर ऑफ जीरो पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 6 जीरोस है, तो 1 2 3 4 5 6, ये डेसिमल यहाँ पे आ गया। तो ये जो आपके एम्प्टी रूट्स बन रहे हैं, इसके अंदर आप यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो और एक डेसिमल से पहले जीरो, तो एक्चुअली ये बनता है 0.003285। दिस इज सपोज टू बी द आंसर, और ये हमारा किलोमीटर के अंदर निकल के आ रहा है। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. Thank you. कोई बात नहीं। तो इसी तरह से हमारे पास लेट्स की कन्वर्जन होती है, इसी तरह हमारे पास और भी होती थी, क्या था, टाइम की कन्वर्जन होती थी, जिसमें 1 मीटर मिनट में कितने सेकंड होते हैं। आई थिंक टाइम की कन्वर्जन जो होती है वो रिलेटिवली ईजी होती है, क्योंकि आई थिंक ये सबको आ रही होती है। तो जिसका मैं पूछ रहा हूँ, 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60. मिनट से कितने? 60। और हर मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 60. एग्जैक्टली। और 1 डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं? 24 hours. 24 आवर्स। तो ये बहुत सिंपल सा है, टाइम वाला तो रिलेटिवली इजी होता है, ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं। अब इसमें एक्चुअली हमें प्रॉब्लम आती कहाँ पे है, मैं बताता हूँ। जैसे कभी कभी वो हमें कहते हैं कि हमारे पास के 48 किलोमीटर पर आवर, वो कहता है कि आप इसको कन्वर्ट करके दो मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, ये कन्वर्जन बेसिकली आपने करना है कि किलोमीटर पर आवर से लेके मीटर पर सेकंड के अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे 2 यूनिट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, किलोमीटर और आवर, और उस साइड पे भी मीटर और सेकंड। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली तब होती है अगर ये कैलकुलेटर के बगैर आप कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, अब हो सकता है ये P1 में भी आता है, P2 में भी आता है, बट एज सिंपल पार्ट आता है, या बहुत बेसिक सा आता है, बट करते किस तरह, इसको हम देख लेते हैं। अब देखो, 48 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है? जब इसे पढ़ते हैं Sir, पर आवर, के, इसका every hour we cross 48 kilometers. एग्जैक्टली। तो इसको एक्चुअली यूं करके अगर मैथ्स में लिखना चाहें तो हम ये लिख लेते हैं, पर का मतलब, मैंने स्टैंड फॉर्म में भी हमने किया था कि पर का मतलब होता है डिवाइड करना। तो एक्चुअली 48 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, तो एक्चुअली 48 किलोमीटर पर आवर जो होते हैं, इसको अगर मैथमेटिकली लिखें तो हम यूं लिख सकते हैं कि 48 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, अब इस तरह हमने इसलिए लिखा है कि इस तरह हमारे पास यूनिट कन्वर्जन करना आसान होता है। कैसे? तो अब किलोमीटर से हमें जाना है मीटर के अंदर, तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं वो हम ऊपर से भी देख सकते हैं। देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स हैं? हाँ, 100. नहीं बेटा, किलोमीटर ये है, मीटर ये है, तो इसके दरम्यान में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2. दोबारा देखो, आई थिंक ये लिख लो अपने पास, 10 100 1000 Yes. 3. 1000 3 जीरोस है। ओके, अब किलोमीटर से मीटर में जाते हुए मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? Sir, multiply Multiply. करेंगे. मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने 48 को तो डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। एक तो ये हो गया। अब आवर से आपने जाना है सेकंड्स के अंदर, आप 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं?
अच्छा, अब कुछ लोगों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले आवर से नेक्स्ट यूनिट जो होता है वो मिनट्स होता है। तो एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? एक आवर में मिनट्स कितने होते हैं? 60. 60। और हर मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं? 60. 60। तो मैं इसको दो दफा 60 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। ये तो मेरे पास 148,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 करते हैं तो आता है 3600। अब मैंने अगर इसको डिवाइड करना हो तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब कैलकुलेटर हो तो रिलेटिवली करना बहुत इजी हो जाता है, बट अगर नहीं भी तो ऑब्वियसली वैल्यूज ऐसी होंगी जो सिंप्लीफाई होती होंगी, जैसे जीरो जीरो से कट गया, ये जीरो इससे कट गया, और अब इनको कट आउट करना है। तो 6 6 36 और ये आता है 80 आई थिंक। और 80 डिवाइड बाई हम 6 कर लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करना तो पहले 2 3 जा 6 240, तो ये एक्चुअली बनता है 40/3 मीटर पर सेकेंड। समझ आया कन्वर्ट किस तरह से करना है? यस सर। बिल्कुल। ठीक है, तो P1 में हो तो इस तरह हम सिंप्लीफाई कर करके आंसर दे देंगे। अगर हमारे पास टोटल वैल्यू हो तो उस P2 में हो तो हम उसको कैलकुलेटर पे वैल्यू डाल के सॉल्व करके जो भी हमारा डेसिमल फ्रैक्शन जिसका भी आंसर है हम एंड पे लिख रहे हैं। तो ये दो यूनिट हो तो इनकी कन्वर्जन जो होती है वो कुछ इस तरह से है। समझ आया कि नहीं आया? अब बताओ, कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे? ओके। अच्छा, अब इसी तरह रेशियोज के ऊपर बात करते हैं। अब रेशियोज में कभी कभी आता है, वो ये कहता है कि आप करो ये कि 2 किलोमीटर रेशियो 100 मीटर। अब इसका क्या मतलब है, और इसको वो कहता है कि आपने सिंप्लीफाई करना है या आपने कुछ सिंप्लीफाई करके बेसिकली करना है। अब इसमें एक चीज जरूरी ये होती है कि आपके ये यूनिट्स जो होते हैं वो सेम होने चाहिए, तभी आप सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह सिंप्लीफाई करते गए, जैसे 2 किलोमीटर और 100 काटा तो आ गया 1/50। इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर वो 50 मीटर्स के इक्वल है। ठीक है, बट अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करके देना है तो हम इसको बेसिकली क्या करते हैं, इनके यूनिट सेम रखते हैं। तो अब यहाँ पे यूनिट है किलोमीटर, यहाँ पे यूनिट है मीटर, तो दोनों के यूनिट सेम कर लो। अब या तो दोनों किलोमीटर में कर लो या मीटर्स के अंदर कर लो। तो हम क्या करते हैं, हम इस किलोमीटर वाली वैल्यू को मीटर्स के अंदर ले लेते हैं। अब मुझे बताओ 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते थे? 1000। बिल्कुल ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे अब 1000/50। अब इसको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक जीरो के साथ कट डाउन हो गया, और 5 और 100 आप कट करोगे तो ये आएगा 20/1। दिस इज सपोज टू बी आवर आंसर। थोड़ा सा समझ आया कि किस तरह से करना होता है सिंप्लीफिकेशन? Yes, sir. ठीक हो गया। अच्छा, अब रेशियोज के अंदर वो क्या पूछता है, और मैं ये कहता हूँ कि एक क्लास है, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है टोटल स्टूडेंट्स की, वो हम कर लेते हैं 540। यूं कर लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स है 540, और मैं कहता हूँ कि बॉयज और गर्ल्स की आपस में जो रेशियो है वो एक्चुअली हम कर लेते हैं 3/6, लाइक दिस, कि 3/6 है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी क्लास के अंदर बॉयज जो हैं कि बॉयज कितने हैं, और आपकी क्लास में जो गर्ल्स हैं वो कितने हैं? ठीक है, दोनों से हम स्टार्ट करेंगे। बॉयज से अगर हम स्टार्ट करें तो देखो हमारी क्लास में रेशियोज के ऊपर हम जाएंगे, तो बॉयज की रेशियो आपस में क्या, बॉयज की रेशियो क्या थी? Sir, 3. 3। डिवाइड जो हम करते हैं वो टोटल रेशियो से करते हैं। ठीक है, तो हमारी टोटल रेशियो कितनी है? 540. नहीं नहीं, रेशियो रेशियो बेटा, ये है रेशियो 3 और 6। तो इन दोनों का टोटल कितना बनता है? 9। 9। तो मैं यहाँ डिनोमिनेटर 9। याद रखो ये वाला जो कॉलम जो मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ ये रेशियो के लिए लिख रहा हूँ कि बॉयज की रेशियो कितनी थी डिवाइडेड बाय द टोटल रेशियो। डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होगा, टोटल रेशियो से। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करते हैं
वो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से करते हैं, जो भी हमारा टोटल दिया हुआ होगा केस के अंदर, उससे हमने मल्टीप्लाई करना। इसको अब हम कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह अगर मैं आपसे गर्ल्स की अब पूछता हूँ, तो मुझे बताओ गर्ल्स के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 6/9। 6/9, क्योंकि गर्ल्स की रेशियो 6 है, डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो, और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? Multiply by 540. एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। अब दोनों के मुझे आंसर्स भी बता दो क्या आता है। सर बॉयज का आ रहा है 180 एंड गर्ल्स 360। 180 एंड 360, बिल्कुल ठीक हो गया। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो ये होते हैं कि हमें वो टोटल दे देता है, और वो कहता है बॉयज गर्ल्स, या कुछ भी वो कह सकता है। इस तरह वो ना, पता है क्या कहता है, बॉल्स कह देता है कि 3-4 टाइप के कलर के बॉल्स हैं, तो उस बॉल कलर की रेशियो क्या होगी। लोगों के डिवीजन कैटेगरीज बना लेते हैं, तो बहुत सारी टाइप की हो सकती हैं, बट रेशो को करने का तरीका जो है वो हमेशा यही रहेगा। अच्छा, अब इसके अंदर वो एक और चीज किस तरीके से वो पूछ सकता है, वो क्या है? अगर मैं कहूँ कि जो हमारे बॉयज गर्ल्स नीचे लिखे कि बॉयज मेरे 180 हैं और गर्ल्स मेरे 360 हैं। अगर मैं कहूँ कि अब एग्जांपल, ये न्यू एग्जांपल है आपको। अब मैं कहता हूँ कि आपने इसको रेशो फॉर्म में एक्सप्रेस करना, तो किस तरह करेंगे? तो आपने सिंपली क्या करना है कि बॉयज की रेशो 180, गर्ल्स की रेशो 360, हम इसको यूं करके लिख लेंगे। अब मैं अगर अब इसको सिंप्लीफाई करके हम हमेशा आंसर देते हैं, तो जब हम सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे तो देखो, जीरो जीरो से कट गया। अब 18 और 36 किस टेबल के अंदर आता है दोनों? सर 6 के। गुड, 6 में आते हैं, 2 में आते हैं, तो अगर आपको पता लग गया कौन से टेबल में आते हैं तो स्टार्ट कर लेना। तो 6 3 18 होता है, 6 6 36 होता है। उसके बाद ठीक है, ये और ये और भी सिंप्लीफाई हो जाता है, विच इज 1:2। तो अगर आप ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, ये देखो, ये जो ऊपर लिखा है, इस 3:6 को भी सिंप्लीफाई करते हो तो वो 1:2 आता है। तो आपको नजर आ रहा है क्लियरली कि जितने भी आपके चाहे वो आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दे, चाहे आपको क्वेश्चन को इस फॉर्म में दे, रेशो जो होती है वो एक्चुअली सेम रहती है। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। ओके, अब इसमें एक और क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, जिसका वो ये कहता है कि आपके पास बॉयज, ये न्यू एग्जाम्पल है, मैं ये कहता हूँ बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो है वो 3:5 है, और मैं कहता हूँ गर्ल्स आर 120 मोर देन बॉयज, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, पहले तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या नजर आती है आपको? We don't have the total number. एग्जैक्टली, वी डोंट नो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूज ये किया कि अगर मैं boys में लिखने लगा, तो एग्जांपल दे रहा हूँ कि लिखना नहीं, कि बॉयज जब मैं कहता हूँ तो 3, क्योंकि बॉयज की रेशियो है, डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो विच इज 8, और उसको बैठ के वो 120 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक की वैल्यू 120, बट उन्होंने क्वेश्चन ये नहीं पढ़ा कि 120 वाज नॉट द टोटल। इट्स सेइंग कि गर्ल्स जो है वो 120 ज्यादा है एज कंपेयर टू द बॉयज। दे वन टोल्ड कि हमारे टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला टोटल जो है दैट इज नॉट गिवन। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है? अगर लेट्स अज्यूम मैं ये कहता हूँ कि मेरे एक्स है, मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हैं 100, तो गर्ल्स कितनी होंगी? या चलो मैं X plus नीचे एक्स के, हाँ सॉरी, दोबारा बोल दो, मैं फिर एक्सप्लेन करूँ। X plus 120. बिल्कुल ठीक है। अगर ये किसी को नहीं समझ आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। एक्स के बजाय मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं इमेजिन, सिर्फ इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे बॉयज जो है वो टोटल है 100 है। तो अगर इस स्टेटमेंट को रीड करें तो गर्ल्स जो थे वो 120 ज्यादा थे बॉयज से, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा कि 100 के अंदर ऐड करना पड़ेगा, ताकि गर्ल्स पता लग जाए।
तो अब इसी तरह से यहाँ पे हम इमेजिन मैं ये नंबर ऑफ बॉयज मेरे, इसकी जगह इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था एक्स। तो गर्ल्स जो मेरी होंगी वो हो जाएगी एक्स प्लस 120। तो इक्वेशन को हमने इस तरह से सेटअप करना था। अब जब इस तरह से हमारी इक्वेशन सेटअप हो जाती है तो हम इसको यूं करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं टू सॉल्व। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × x बिकम्स 5x और 3 × x + 120। अब जब ब्रैकेट एक्सपैंड करेंगे इट बिकम्स 3x + 360। 2x = 360 और x की वैल्यू देखो क्या निकल के आती है जब आप 2 से डिवाइड करते हैं। और 180। यस सर 180 आ रही है। 180। अब मुझे बताओ ये क्या नंबर ऑफ बॉयज है कि गर्ल्स है? 180 जो है। हाँ, सर नंबर ऑफ गर्ल्स है आई थिंक। खुद खुद देखो एक्स हमने किसको सपोज किया था, बॉयज को कि गर्ल्स को? सर बॉयज को। एग्जैक्टली अगर आप देखो एक्स जो था वो बॉयज था, ठीक है, तो ये हमारे निकले हैं बॉय। तो जब मैं आपसे पूछता हूँ कि अब हमारी गर्ल्स कितनी है तो आप सिंपली क्या करोगे, 180 में हम 120 ऐड कर लेंगे, हमारा टोटल कितना निकल के आया? 300। अब बताओ ये समझ आया कि नहीं आया, ये किस तरह से करना है क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. ओके, ओके इसको लिख लिए कि लिख रहे हो जी? लिख लिए तो बता दो, फिर मैं एक और एग्जाम्पल बताता लिख लिया सर। सर लिख हूँ। लिया। ठीक है, ओके अब इस रेशोज के अंदर सिर्फ एक टाइप और है क्वेश्चन की, ठीक है। लेकिन आती बहुत कम है, बट रिसेंटली एग्जाम्स के अंदर वो रिपीटेडली देना उसने शुरू कर दिया है। पहले नहीं आता था, पुराने पेपर्स देखोगे उनमें नहीं था, बट रिसेंट पेपर्स के अंदर है। क्या चीज़ है, अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास बॉय में कलर्स कर लो क्या, कि रेड और ब्लू, इसकी रेशो है 4:5, और मैं कहता हूँ ब्लू रेशो येलो जो वो आपस में 2:3, और मैं आपसे पूछता हूँ कि रेड, ब्लू और येलो, इन तीनों की आपस में एक दूसरे के साथ क्या रेशो है? ठीक है, दोबारा देख लो क्वेश्चन के, रेड और ब्लू की गिवन है और ब्लू और येलो की गिवन है, बट तीनों की विद ईच अदर इज नॉट गिवन। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को हम बेसिकली कैसे करेंगे? अब इसको करने का तरीका ये होता है कि याद रखो इसमें जो कॉमन कलर होगा, ये कॉमन जो भी होगा, जैसे इस केस में ब्लू है, वो सेंटर में होना चाहिए। अगर सेंटर में नहीं होगा तो फिर ये वर्क नहीं करता, आपको बेसिकली जो भी कॉमन होगा उसको आपको सेंटर के अंदर रखना पड़ेगा। तो चलो अगर थोड़ा, अगर इसको थोड़ा डिफिकल्ट करना तो मैं यूँ कर लेता हूँ एक्चुअली, कि मैं यहाँ पे येलो लिख देता हूँ, blue जो है, ठीक है। तब भी मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि ब्लू इज द कॉमन वन इन बोथ केसेस, तो ब्लू को मैंने लिखना है सेंटर के अंदर। ओके, पहले तो मैं ये देखता हूँ रेड और ब्लू की रेशो, रेड कितना और ब्लू कितना है? रेड और ब्लू की रेशोज क्या है एक दूसरे के साथ? रेड की 4 और ब्लू की 5 है। रेड की 4 है, ब्लू की 5 है, बिल्कुल ठीक है। और जब मैं ब्लू और येलो की देखना शुरू करता हूँ, इनकी अब पहले मुझे ब्लू की बताओ, तो ब्लू की रेशो क्या और येलो की रेशो क्या है? सर ब्लू का 3 है एंड येलो बिल्कुल, येलो 2 है। बिल्कुल ठीक है, ब्लू की रेशो ब्लू के नीचे लिखना है। तो ब्लू की रेशो यहाँ पे 3 आ गई और येलो की रेशो यहाँ पे 2 आ गई। तो बेसिकली सही रेशो को सही जगह पे प्लग करना है। यानी ब्लू के नीचे ब्लू की होनी चाहिए, रेड के नीचे रेड की और येलो के नीचे येलो की। अब करना क्या है, लास्ट स्टेप ये है कि आपने यूं करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस नहीं कहेंगे, इसे जिगजैग में कहेंगे, बट हम इसको यूं करके मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 4 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 12, फिर 3 × 5 करेंगे तो आ जाएगा 15,
और फिर 5 into 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। ये हमारी रेशियोज है विद रेड ब्लू एंड ईच अदर। सर इस तरह करके हमने, हाँ जी बताओ। सर हम इन लाइक जैसे आपने भी किया इसको मल्टीप्लाई, तो सर हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम ब्लू को और जो ब्लू का जो कॉमन है इनको हम प्लस करते हैं? नहीं 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 नहीं, प्लस नहीं करते, क्योंकि ठीक हम है। इन दोनों को एक दूसरे में एक्चुअली ऐड नहीं कर रहे। हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक दूसरे के साथ इनकी आपस में रेशियोज क्या है, तो इसलिए ऐड करने का यहाँ पर्पज नहीं है कि हम उनको ऐड। अब मुझे खुद बताओ ना, फिर 4 को किस में ऐड करेंगे? ठीक है, क्योंकि वो हर एक के साथ है नहीं, इस वजह से हम ऐड कर नहीं सकते। ठीक है सर। ठीक है, वरना ये अगर रेड का भी उसने दूसरा दिया होता, येलो का भी एक और दिया होता, फिर हम ऐड की तरफ सोचते थे, अदरवाइज हम नहीं सोचते। बट ये वाला क्वेश्चन जो इस ये वाला ना भाई, दिस टाइम की वैल्यूज डिफरेंट थी, बट इसी तरह का क्वेश्चन जो है बहुत दफा रिसेंट एग्जाम्स के अंदर आ रहा है। ठीक है, यस ओके। सर। इसमें सिर्फ आपने एंड पे बस ये देख लेना है कि अगर सिंप्लीफाई होता है तो आपने करना है, अगर नहीं होता तो दिस इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस वाले में क्या ये सिंप्लीफाई होता? नो सर। नो सर। नो। याद रखना, तीनों का सेम टेबल पे सिंप्लीफाई होना चाहिए। बहुत नहीं सोच रहे कोई दो सिंप्लीफाई हो रहे हैं उनको कर देते हैं, नहीं, ऑल थ्री शुड बी सिंप्लीफाइड ऑन द सेम टेबल। अगर नहीं होते देन फाइन, दिस इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर। तो ये दो तीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं रेशियोज रिलेटेड जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर नजर आएंगे। अभी यहाँ तक मुझे बताओ, कोई चीज कोई बात कुछ ना समझ आएगा? नो सर। ओके। ओके, अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज होती है जिसमें हम अमाउंट रिलेटेड होती है, प्रॉफिट लॉस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, हायर परचेज का नाम भी होता है, लेकिन उसके अंदर होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो दो तीन चीजें हैं जिसका कॉस्ट प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस होती है, ये क्या होता है इनकी बात कर लेते हैं हम कहते हैं। ठीक है, ओके। अब होता क्या है कि आप जाते हो, फॉर एग्जांपल आप में से कोई भी जाता है कि मार्केट से कोई, लेट्स सपोज कोई पेन परचेज कर लिया, मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि ये चलो एक बुक है, हमने एक बुक परचेज कर लिया। अब वो कहते हैं बुक जो है, अब आप कहते हो कि आपने इसमें बिजनेस करना है तो आप इसमें जाके अपना प्रॉफिट ऐड करते हो। ओके, आप कहते हो कि मैं अपना प्रॉफिट जो है वो $20 रखना चाहता हूँ, तो आप इसमें $20 रखोगे। उसके बाद आप इस बुक को जाके मार्केट के अंदर सेल कर देते हो। तो जब आप मार्केट में जाके सेल करते हो तो क्या प्राइस के ऊपर सेल होता है? किस प्राइस के ऊपर सेल होनी चाहिए आपकी बुक? $120। $120, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। कि आपने $100 की खरीदी, उसमें आपने अपना $20 प्रॉफिट डाला, और आगे जाके आप मार्केट के अंदर $120 का सेल कर देते हो। अब इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग वाली चीज क्या है? ये जो $100 है दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच यू बॉट द आइटम फॉर योर सेल्फ। पहले जिस प्राइस पे आपने उस चीज को खरीदा था, दैट इज नोन एज टू बी योर कॉस्ट प्राइस। उसके अंदर हमने अपना प्रॉफिट, अब प्रॉफिट इज बेसिकली अ पॉजिटिव टर्म, तो प्रॉफिट बेसिकली हमेशा ऐड होता है। अब लॉस भी हो सकता था, डिस्काउंट भी हो सकता था, तो लॉस और डिस्काउंट और नेगेटिव टर्म्स उनके लिए हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्म्स के लिए हम प्लस किया करेंगे और नेगेटिव टर्म्स के लिए हम माइनस किया करेंगे। तो यहाँ पे उसने कहा कि ये हमारा प्रॉफिट है, तो हमने $20 ऐड किए, और जो हमारी फाइनल प्राइस निकलते हैं $120, दिस इज नोन एज टू बी योर सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इन चीजों को कहते हैं कि कॉस्ट प्राइस जिस पे आपने खरीदा, उसमें आप अपना मार्जिन जो भी है वो करोगे, और उसके बाद जब आगे आप सेल करोगे तो आपने जिस प्राइस पे उसको सेल कर रहे हो दैट इज एक्चुअली योर सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस ज्यादा भी हो सकती है, कॉस्ट से कम भी हो सकती है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर सेम सिचुएशन में कहूँ $100 की एक चीज थी, आप उसको नहीं बेच पा रहे, तो अब आप उसको लॉस के ऊपर बेच रहे हो, -$20 के ऊपर, तो आपकी सेलिंग प्राइस अब इस केस में हुई $80। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज नाउ लेस देन द कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको बेसिकली में लॉस हो रहा है।
बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। तो सेलिंग एंड कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये होता है, अगर अब मैं कहूँ कि एक्सप्रेस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, अब याद रखो, जब भी आपने परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना हो कभी भी, तो एक चीज आपने हमेशा करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100%। ये तो आपने लिख ही लेना, ठीक है? जब भी परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100% आता ही आता है। अब आप मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि हमने किस चीज को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है? सेलिंग प्राइस को सर। नहीं नहीं, एक्सप्रेस प्रॉफिट, प्रॉफिट को एक्सप्रेस करना परसेंटेज के अंदर, ये जो लिखा हुआ है, हमने प्रॉफिट को एक्सप्रेस करना है, ठीक है? तो प्रॉफिट हमारा कितना? सर 20। $20। और उसने साथ में कहा कि किसके साथ एक्सप्रेस करना है? सेलिंग प्राइस के साथ। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है? 120। $120। इसको अब आप सॉल्व करते हो। अच्छा, ये तो चलो अभी आप लोगों को बहुत इजी लगा, ये बहुत इजी सा है। इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ना हम लोग एक्चुअली निकालते हैं, तरह में क्यों रहा हूँ। अक्सर आप लोगों ने बस ध्यान से पढ़ना है कि ये जो हमें कह रहा है कि वो सेलिंग प्राइस के साथ कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस के साथ कह रहा है। बहुत सारे लोग एज्यूम ये करते हैं, स्पेशली इस वैल्यू के लिए प्रॉब्लम यहाँ आती है, जो बॉटम के ऊपर 120 की वैल्यू है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग एज्यूम करते हैं कि जो भी बड़ी वैल्यू होती है उससे हम डिवाइड कर लेते हैं, या टोटल जो होता है उससे हम डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि आपने प्रॉफिट, ये जो भी वैल्यू है, तो उसको किसके साथ एक्सप्रेस करना है। तो इस केस के अंदर परसेंटेज लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 100%। पहले प्रॉफिट को एक्सप्रेस करना है विच इज 20। अब इसको कॉस्ट प्राइस के साथ एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे विच इज 100। समझ आया कि नहीं आया, दोनों में डिफरेंस क्या है? यस सर। ठीक है, ये से बताया मैंने इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग अज्यूम ये करेंगे कि हमेशा हम बड़ी वैल्यू या टोटल से डिवाइड करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता। तो आपने बस ध्यान से पढ़ लेना है कि भाई टोटल से डिवाइड करना है, कॉस्ट प्राइस से करना है, किस चीज से डिवाइड करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो अब अगर एक जनरल फॉर्मूला करना पड़ता है, ये लिख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करते हैं तो हमें एक्चुअली में सेलिंग प्राइस हमारी निकल के आती है। तो ये बेसिकली हमारा जर्नल होता है। तो इसको यहाँ तक लिख लो, ठीक है? फिर हम, चलो आज यहीं तक करते हैं आज के, ठीक है? बट ये अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें अभी परसेंटेज में और भी चीजें जो हमने करनी है, ठीक है?